तो आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले तो जरा ध्यान देंगे, आपने क्लास 9th में ना एक टॉपिक पढ़ा था, सादिक ध्यान इधर दो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पढ़ा था या नहीं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म में होती थी? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होती थी। किसको रिप्रेजेंट करती थी? रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती थी और आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ करते थे। कैसे करते थे याद है? एक टेबल बनाते थे एक्स और वाई को लेकर के, इसमें आप मिनिमम 3 पॉइंट्स रखते थे एक्स के और वाई के। सपोज आपने एक्स की जगह से 2 रखा, वाई की वैल्यू सपोज 3 आ गई, एक्स को -1 रखा, वाई की वैल्यू सपोज 2 आ गई, एक्स को 0 रखा, इसकी वैल्यू सपोज 1 आ गई। तो इन तीनों पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करते थे तो इन तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास होती थी या नहीं? याद है किसी को? ये सब आप ना पिछली क्लास में करके आए हुए हो कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म में होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, जहां x और y क्या होते हैं? वेरिएबल, abc क्या होते हैं? कांस्टेंट। और आप इनके सॉल्यूशंस भी निकालते थे। कैसे निकालते थे? जैसे वो कहते थे ना राइट एनी 3 सॉल्यूशन, तो 3 सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते थे आप? ये टेबल बना लेते थे, है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब 10th में हमने इसका क्या टॉपिक पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स कौन कौन से? एक एक्स और एक वाई। तो जब एक इक्वेशन ये है तो इसमें हम क्या करेंगे? इसके जो कोफिशिएंट है उसको a1, b1 और c1 लिख देंगे। ये पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हो गए। दूसरी इक्वेशन जो होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब यहां पर क्या है कि x एंड y तो क्या है? वेरिएबल्स हैं। टू वेरिएबल्स जिसकी ये बात कर रहा है, यानी ये एक्स वाई प्लेन में इक्वेशंस बनेंगी। जो ये लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं वो कौन से प्लेन में होंगी? एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि इसके वेरिएबल कौन कौन है? एक्स और वाई। ठीक है, एक्स वाई प्लेन का मतलब ये है कि अगर जैसे आप अपनी कॉपी के प्लेन को एक्स और वाई की तरह कंसीडर करो तो दैट इज अ प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो और यहां पर जो a1, a2, b1, b2, c1 एंड c2 है, ये सब कैसे हैं? आर कॉन्स्टेंट्स है। एग्जाम्पल से बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको दो इक्वेशंस दे दी, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी दे दी 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई दो इक्वेशंस। तो अब इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ जरा इसमें a1, b1, c1 क्या है, a2, b2, c2 क्या है, तो आप आराम से बता सकते हो यहां से, पहली सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से a1, b1 और c1 क्या क्या हो जाएगा? बताओ जरा। a1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो x के साथ है वो a1 हो जाएगा। साथ ध्यान इधर। b1 क्या हो जाएगा? जो y के साथ कोफिशिएंट है यानी कि 3। c1 क्या हो जाएगा? माइनस के 5, यानी कि जो पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है। इतना समझ आ गया? शुभम तू आगे कर ले स्टूल और यहाँ पे देख, तेरे को वहां तिरछा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और पुलकित तुम भी ना अगर तिरछा नहीं देख रहे तो ऐसे सिर घुमा के बैठो, इधर की तरफ घूम जाओ तो तुम्हें सीधा दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगी। यस, स्टूल को सामने रखो और जैसे ओम बैठा हुआ है। हाँ, अब देखो, अब ज्यादा सही है। ठीक, अच्छा अब बताओ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से a2 क्या होगा, b2 क्या होगा और c2 क्या होगा? a2 तो होगा 3, यानी कि जो x के साथ है वो a2 हो गया। b2 कितना होगा? 4 और c2 कितना हो जाएगा? 6। ध्यान रखना इसमें भी हमें साइन साथ में लेने हैं। इतना समझ आ गया? तो ये दोनों की दोनों जो है, यानी कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 will
represent a pair of linear equations. linear equations यानी कि a pair of two straight lines. ये दो इक्वेशंस एक ही प्लेन में दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी. जैसे कि सपोज करो मैं अब ये दो लाइंस आपकी ड्रॉ कर रही हूं, क्योंकि आपके पास दो लाइंस की बात कर रहा है. अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है कि दोनों लाइंस आपकी कैसी हो, इंटरसेक्टिंग हो, यानी कि आपस में इंटरसेक्ट करके हो सकती है पॉसिबिलिटी. फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? हो सकता है आपकी दोनों लाइंस कैसी हो, पैरेलल. ये जो दो लाइंस हैं वो कैसी हो, पैरेलल. ठीक है. तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है कि जो दो लाइंस हैं आपकी वो ओवरलैपिंग हो. जैसे एक लाइन तो ये रही और दूसरी लाइन इसी को ओवरलैप कर रही है, यानी कि इसी के ऊपर है, जस्ट लाइक दिस. अब इसी पे तो मेरी ग्रीन वाली लाइन है और इसी पर मेरी ये रेड वाली लाइन है. इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हमने इसको कर दिया डार्क. ये ओवरलैप कर रही है लाइंस. बात समझ आ गई? तो क्या क्या तरीके बताए मैंने, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बताई? या तो लाइन कैसी हो, इंटरसेक्टिंग, या तो लाइन कैसी हो, पैरेलल, या तो लाइन कैसी हो, कोइंसिडेंट. अब इंटरसेक्टिंग का ही एक और मीनिंग होता है कि लाइंस हो सकता है परपेंडिकुलर हो. लाइंस कैसी हो, परपेंडिकुलर. लाइक एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर हो, मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो कैसा हो, 90 डिग्री हो. दिस इज द एंगल 90 डिग्री. यहां पर एंगल कैसा है, लेस देन 90 डिग्री है. लाइक जैसे अगर इधर तुम्हारे पास सपोज 70 डिग्री है तो इधर 110 डिग्री है. अब अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. अगर ये 70 है तो ये वाला भी कैसा होगा, 70. ये वाला कैसा होगा, 110. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. कब पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइंस वाले चैप्टर में पढ़ा था ना. याद है सब कुछ, याद आ गया है ना. तो लाइंस, दो लाइंस हमेशा या तो पैरेलल हो सकती हैं, या तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं किसी एंगल पे, या तो परपेंडिकुलर हो सकती हैं, और या तो कोइंसिडेंट हो सकती है. इतनी बात समझ आई या नहीं? दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. व्हाट इज इट, पैरेलल लाइंस. व्हाट इज इट, कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस को ओवरलैपिंग लाइंस भी बोलते हैं. ओवरलैपिंग लाइंस, ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को. ठीक है. और अगली कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस. क्या इसके अलावा दो लाइंस को ड्रॉ करने की कोई और पॉसिबिलिटी है? एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में दो लाइंस जब भी आप ड्रॉ करोगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि इनके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी हो? सोच के देखो. मैं आपसे कहूं कि आप अपनी कॉपी में दो लाइंस ड्रॉ करो, तो दो लाइंस आप किसी और तरीके से ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते ना. हमेशा दो लाइंस या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या तो पैरेलल होंगी, या तो कोइंसिडेंट होंगी. इसके अलावा और तीसरा कोई भी तरीका नहीं हो सकता. और इंटरसेक्टिंग का ही एक सब पार्ट है परपेंडिकुलर लाइंस, क्योंकि वो भी इंटरसेक्ट ही कर रही है. बस फर्क क्या है, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है. जब इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है तब हम उन लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं. इतनी बात समझ आई या नहीं? आ गई? फटाफट से अपनी फॉर्मूला नोटबुक निकालो और यहां से लिखना शुरू करो. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इससे रिप्रेजेंट होती है. किसको रिप्रेजेंट करती है? एक स्ट्रेट लाइन को. और बाय यूजिंग द टेबल वी कैन ड्रॉ इट्स ग्राफ. और क्लास 10th में हम ऐसी ऐसी दो लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बीच.
फैन बंद कर दो बेटे। कहां तक लिखा है? ये लिख लिया, ये टेबल बना के लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन की ना इक्वेशन लिख देना ऐसे, दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ताकि पता रहे कि एक स्ट्रेट लाइन एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है। डन इट इज। बेटे ध्यान से लिखना सब लोग। आफ्टर दैट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 2 लाइंस आपको गिवन होंगी, जहां पर एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स हैं। पूरा किया है? पूरा किया है? आखिरी क्वेश्चन क्यों आखिरी में है क्या? इसको पहले इक्वेशंस बनानी है खुद। जो पूछा है उसको लेट करके इक्वेशंस बनाओ, और बना करके वो ऐसी इक्वेशंस बन जाएंगी 3, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर उसको सॉल्व करना है। कर इसको बैठ के। 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे कैसे छोड़ सकता है? बोर्ड में छोड़ देगा? बोर्ड की बात अलग है। नहीं 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 नहीं, यार टेस्ट को बोर्ड की तरह कंसीडर करो बेटा। जो चीज पूछी है उसको लेट कर लो। वो पूछ रहा है कि उसने तीनों स्कीम में कितनी मनी इन्वेस्ट की। एक को एक्स लेट कर लो, एक को वाई, एक को जेड। अब 3 इक्वेशन बनाओ, और 3 इक्वेशंस बना करके उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के पूरा क्वेश्चन कर दो। ठीक है, कोशिश करो। हो गया। हाँ जी, कहां तक लिख लिया आपने? अब ये पूरे लिख लिया, यहां तक लिख लिया सबने? से ऊपर करो। शुभम आज फॉर्मूला नोटबुक नहीं लाया? ये फॉर्मूला नोटबुक है? अच्छा, और ये रजिस्टर भी? अच्छा, करो करो करो। तू आगे आ जा, वहां रख के लिख ले, आगे होकर के लिख ले। हाँ, दिख भी जाएगा पास से। कृष्णा इक्वेशंस बन गई कि नहीं? बनाओ, बन जाएगी, आराम से बन जाएगी। ग्राफ बना लिए? ओवरलैपिंग लाइंस में लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। जैसे आपने कहा ना कि आपकी कॉपी में ऑलरेडी लाइंस बनी हुई हैं, अगर आप उसी लाइन के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दो तो दैट मींस ओवरलैपिंग लाइंस हो गई। वो है कि नहीं? कि भाई एक लाइन पहले से बनी हुई थी, उसी पे आपने दोबारा से ड्रॉ कर दी, 2 इक्वेशन रख लिया, तीसरी भी बनेगी। हो गया। जो 3 मनी उसने इन्वेस्ट करी है उनका सम तो उतना ही होगा ना जितना टोटल अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है। वो बना ली। दूसरी वो परसेंटेज से बनेगी, परसेंटेज नहीं से नहीं बनेगी, टोटल अमाउंट। हाँ जी, यहां तक समझ आ गया सबको? अब जरा ध्यान से देखना, अगर सबने लिख लिया तो 2 सेकंड के लिए रुक जाओ। 2 लाइंस का जो सॉल्यूशन होता है, मतलब हेडिंग लिखो पहले, फिर मैं तुम्हें बताती हूं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशंस, इनका सॉल्यूशन कितना होता है और सॉल्यूशन होता क्या है? तो बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ linear equations is given by the point of intersections. जितने पॉइंट पर ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो ही इसका सॉल्यूशन होता है, वही इसका, उतने ही इसके सॉल्यूशन होते हैं। और किस फॉर्म में होते हैं? एंड इज इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में इक्वेशन होता है। कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में मतलब x, y की फॉर्म में। ऐसे लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट ब्रैकेट के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना, कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अब जरा समझो जो मैं समझाने जा रही हूं। मैंने आपको बताया आपके पास सिर्फ ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं 2 लाइंस को ड्रॉ करने की। अगर आपके पास ये वाली पॉसिबिलिटी है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? ये एक ही पॉइंट पे। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे? ओनली वन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। यहीं पे लिख देंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन, मतलब कि जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सा पॉइंट है वो? कौन सा पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है? ठीक है। ऐसे ही परपेंडिकुलर वाले केस में देखो, परपेंडिकुलर वाले केस में भी दोनों लाइंस कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? 1 पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट है वो? ये ना, जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, यही है ना पॉइंट। तो इस केस में भी कैसा सॉल्यूशन हुआ? यूनिक। तो इसके सामने भी लिख दो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। ऐसे ही कोइंसिडेंट लाइंस और ओवरलैप्स की बात करूं मैं, अगर इसकी बात करूं तो कितने पॉइंट्स हैं जो इस पर कॉमन है? बिल्कुल सही, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। ये देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं अप टू इंफिनिटी, है कि नहीं? तो इसके लिए कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और पैरेलल लाइंस के केस में बिल्कुल सही, पैरेलल लाइंस तो कहीं पे इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस अगर होंगी तो कैसा होंगे? नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यानी कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो भी यूनिक सॉल्यूशन है, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो भी यूनिक सॉल्यूशन है, अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, और अगर लाइंस पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन है। इतना समझ आया कि नहीं? अच्छे से समझ आया कि नहीं? दोबारा समझाऊं एक बार, खुल के दोबारा समझा दूं? नहीं? चलो फिर बताओ, 2 लाइंस को अगर हम ड्रॉ करते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 2 लाइंस कैसी कैसी हो सकती है? ठीक है, अब अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? हाँ, कितने सॉल्यूशन होंगे? अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है लाइक दिस, 1 सॉल्यूशन होगा। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो कितने सॉल्यूशन होंगे? अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो कितने सॉल्यूशन होंगे? और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कितने होंगे? नो सॉल्यूशन। शुभम, तुम्हें भी समझ आ गया है? बताना जरा फिर मेरे को बताओ, कोइंसिडेंट अगर लाइंस हैं तो कितने सॉल्यूशन होंगे? और अगर लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। रितिश तुम बताओ, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो कितने सॉल्यूशन होंगे? 1। अच्छे से समझ आ गया सबको? कोई भी चीज अगर दोबारा बतानी हो तो अभी बता दो, मैं दोबारा बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। डन। अब बात आती है, ये चीज हमने यहां पे भी लिखनी है, ग्राफ में तो लिख ही ली थी, यहां पर भी लिखेंगे। ठीक है, कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इसका
यूनिक सॉल्यूशन होगा। और किससे दिया जाएगा वो? दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही इन लाइंस का सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो भी उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा मतलब, और वो भी किससे दिया जाएगा? दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ठीक है, ठीक। तीसरा केस क्या बताया था? अगर को इंसिडेंट लाइन्स हैं तो कितने सॉल्यूशन थे? को इंसिडेंट मतलब ओवरलैपिंग लाइन से कितने सॉल्यूशन थे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कौन से पॉइंट्स हैं वो? हाँ, दियर कॉमन पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स विच आर इनफाइनाइट, विच आर इनफाइनाइट। कैसे पता चला इनफाइनाइट है? क्योंकि किसी भी लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई करते हैं, किसी भी लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई करते हैं? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लाई करते हैं। लाइक अगर मैं इसी की बात करूं तो कितने पॉइंट्स हैं? जैसे एक पॉइंट ये रहा, फिर एक पॉइंट ये, इसके पास में ऐसे बहुत सारे। ये तो मैं बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स लगा रही हूँ ना, तो आप इनको काउंट कर सकते हो, बट ये इतने छोटे होते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है ना? सो अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगला पॉइंट कौन सा बताया था हमने? पैरेलल लाइंस। बिल्कुल सही, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के केस में नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन, व्हाई? because they do not intersect each other। क्योंकि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, दैट्स वाई उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। बोलो, समझ आ गया या नहीं? अच्छे से समझ आ गई ये बात? बहुत बढ़िया तरीके से, गुड। अब मैं बताती हूं, नेक्स्ट टर्म लिखो, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या मतलब होता है जी इसका? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है सिंपल, हैविंग सॉल्यूशन। हैविंग सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट मतलब हैविंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो, चाहे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो। यूनिक होगा तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। कृष्णा, हो गया लास्ट क्वेश्चन? इक्वेशन बन गई थी तीनों। अगर तीनों इक्वेशन बन गई फिर तो पूरा हो जाना चाहिए क्वेश्चन। क्यों इक्वेशन नहीं बनी? इसका मतलब तेरे पास बनी तो है, तेरे से वो परसेंटेज वाली इक्वेशन नहीं बनी, राइट? परसेंटेज निकालने में दिक्कत हो रही है यार। कल सुबह 11 बजे, कल सुबह तुम 11 बजे आ रहे हो? ठीक है, ओके। बेटा तो रात तुम कर दो। हाँ जी, तो कंसिस्टेंट का क्या मतलब बताया हमने? हैविंग सॉल्यूशन। हैविंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हो। अब यूनिक सॉल्यूशन किस किस केस में था?
परपेंडिकुलर में, इंटरसेक्टिंग में, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन किस में थे? कोइंसिडेंट लाइन में। यानी कि ये 3 केस होंगे तो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन कब था? पैरेलल लाइंस। यानी अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो सिस्टम को क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। बात समझ आ गई अच्छे से? तो अब ये चीज भी यहां पर लिखेंगे हम कि कंसिस्टेंट के केस में ऐसी एरो लगा के लिख लेना, फिर पता रहेगा कि इस केस में कौन कौन सी लाइंस थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, और कौन सी थी? परपेंडिकुलर लाइंस, और कौन सी थी? कोइंसिडेंट लाइंस, राइट? और नो सॉल्यूशन कब था? जब लाइंस कैसी थी? पैरेलल लाइंस। यानी अगर पैरेलल लाइंस की कंडीशन है तो सिस्टम कैसा होगा? सिस्टम किसको बोल रहे हैं हम? व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम मतलब 2 लाइंस जो आपको दे रखी हैं, जो 2 इक्वेशंस आपको दे रखी है, उसको कंबाइंडली हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम का यहां पे मतलब और कुछ और नहीं है, राइट? सिस्टम का मतलब क्या है? 2 गिवन लाइंस, 2 गिवन इक्वेशंस, जो 2 लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, वो 2 लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब कहलाएंगी? जब या तो वो इंटरसेक्टिंग हो, जब या तो वो परपेंडिकुलर हो, और जब या तो वो कोइंसिडेंट हो। और वो इनकंसिस्टेंट कब कहलाएंगी? जब वो पैरेलल हो, क्योंकि पैरेलल होंगी तो उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। इतना समझ आया या नहीं? अच्छे से समझ आ गया? अब मैं ना तुम्हें एक टेबल बनवा और इनकी कंडीशन लिखते हैं। अब राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, कंडीशंस फॉर 2 लाइंस टू बी intersecting, parallel, perpendicular और कोइंसिडेंट। क्या कंडीशन है? कैसे चेक करते हैं हम 2 लाइंस को कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या कोइंसिडेंट है? ठीक है, बड़ा आसान सा है। आपके पास 2 इक्वेशंस दी होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू c1 इज इक्वल्स टू प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन दी होगी आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 इक्वेशंस लिख रही हूं, जैसे कि मैंने आपको लिखा इक्वेशन में से 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी लिखी 7x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यस, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं a2 b2 c2 की बात करूं तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। इतना समझ आ गया? तो इक्वेशंस देखते के साथ ही हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकाल सकते हैं आराम से। अब हमने करना क्या है? हमने a1 अपॉन a2 वाला रेशो निकालना है, ये निकाल लेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे? b1 अपॉन b2 वाला रेशो निकाल लेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे? c1 अपॉन c2 वाला रेशो निकाल लेंगे। यानी कि फाइंड a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 सेपरेटली। अलग अलग से हमने तीनों रेशो निकाल लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां इस क्वेश्चन में अगर मुझे a1 अपॉन a2 निकालना हो, बताना शुभम कितना होगा a1 अपॉन a2?
बिल्कुल सही, 2/7। रितिश तुम बताओ जरा इसमें b1/b2 कितना होगा? -3/-5, जिसमें माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/5 रह जाएगा। पुलकित तुम बताओ c1/c2 कितना होगा? 5/3। ये सब निकालना आ गया अच्छे से। अब देखो चेक कैसे करते हैं। अब लिखो कंडीशन, एक तरफ लिखेंगे कंडीशन, एक तरफ लिखेंगे टाइप ऑफ लाइंस, एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और एक तरफ लिखेंगे सिस्टम। सिस्टम मतलब इज कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखो पहली कंडीशन, अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो, जैसे इस केस में था, आपने a1/a2 निकाला था, b1/b2 निकाला था, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। तो अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, जैसे कि हमारे पास इस वाली इक्वेशन में है। सी यहां पर देखो a1/a2 कितना है बेटे? 2/7। b1/b2 कितना है? 3/5। दोनों इक्वल नहीं है। a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। इसका मतलब ये जो दोनों लाइंस है हमारी, ये कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। राइट? समझ आ गया कैसे चेक करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस? और इंटरसेक्टिंग अगर लाइंस है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। वैसे भी दो स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, और अगर कोइंसिडेंट है तो वो ओवरलैप करेंगी, फिर तो वो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लाई करेंगे उस पर। राइट? अब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइटली मैनी हो, तो सिस्टम कैसा हो गया? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। यानी अगर किसी भी क्वेश्चन में कंसिस्टेंट चेक करना हो तो भी यही कंडीशन चेक करनी है, यूनिक सॉल्यूशन चेक करना हो तो भी यही कंडीशन चेक करनी है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग शो करना हो तो भी यही कंडीशन चेक करनी है। तीन चीजों के लिए चेक यही कंडीशन करनी है। समझ आ गया? समझ आ गया? अगला देखो, इसके बाद अगली कंडीशन है कि अगर a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल आ रहा हो, लेकिन c1/c2 के इक्वल ना आ रहा हो, इसका भी मैं एग्जांपल बताऊंगी। तो इस केस में होता है हमारे पास पैरेलल लाइंस, लाइंस आर पैरेलल, और जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो सॉल्यूशन कितने होते हैं? नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो लाइंस एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। इसको एग्जांपल से समझते हैं जरा, एग्जांपल से देखना इसको। सपोज करो मैंने दो लाइन की इक्वेशन लिखी, 3x + 2y - 11 = 0। अगली लिखी सपोज मैंने 6x + 4y - 25 = 0। अब जरा बताना यहां से a1/a2 कितना आएगा? नहीं, जिससे पूछूंगी वो। ठीक है, a1/a2। सादिक बताओ जरा a1/a2 कितना आएगा? 3/1। पहले पूरा बोलो ना। 3/6। 3 से कट गया तो कितना आ गया? 1/2। ठीक है। खुशी, b1/b2 कितना आएगा इसमें? 2/4। अगेन 2 से कट गया, सेम आ गया 1/2। c1/c2, यशिता c1/c2 कितना आएगा? -11/- 25। माइनस से माइनस कट जाएगा यानी 11/25। अब आप देख रहे हो ये दो वैल्यूज तो सेम आ रही है, ये इक्वल नहीं आ रही। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 तो आ रहा है, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कैसी लाइंस हो गई? पैरेलल लाइंस हो गई। अब अगर पैरेलल लाइंस है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन हो गया। अब नो सॉल्यूशन है इसका मतलब सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन समझ आया या नहीं? कैसे करते हैं चेक?
अच्छे से समझ आ गया? ठीक है, अब थर्ड कंडीशन देखो। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन इज कि अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 अगर ये तीनों ही सेम आ जाए तब लाइंस आर कोइंसिडेंट। कैसी होंगी? कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट है तो इसकी कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, राइट? और अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो इसका मतलब सिस्टम कैसा हो गया? कंसिस्टेंट, राइट? इसका भी एग्जांपल समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं इसका भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इक्वेशन ले ली से 3x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन ले ली मैंने सपोज 12x माइनस 8x प्लस 36 इज इक्वल टू 0 ले ली। ठीक है, अब शुभम बता इसमें A1 अपॉन A2 कितना होगा? कितना आ जाएगा? ठीक है, पुलकित तुम बताओ इसमें B1 अपॉन B2 कितना होगा? -2 अपॉन -8 कट करेंगे कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 4। ओम C1 अपॉन C2 कितना होगा इसमें? 9/36 कटिंग करेंगे कितना आ जाएगा? तीनों सेम आ रहे हैं तो आप क्या कंडीशन आ गई है? A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब कैसी लाइंस हो गई? को इंसिडेंट लाइंस। और को इंसिडेंट लाइंस है तो इसका मतलब क्या हुआ? कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इसका मतलब सिस्टम कैसा हुआ? यस, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। बोलो जी, तीन चीजें निकालनी समझ आ गई या नहीं? चेक करना आ गया कि दो लाइंस जो दे रखी है वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। आ गई समझ? अब रह गई चौथी कंडीशन जो कि इसकी आपकी बुक में शायद नहीं भी दे रखी होगी। ठीक है, अब अगर आपको लाइंस परपेंडिकुलर चेक करना है, ठीक है, कि लाइंस परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली ये चेक करते हैं A1 A2 इज इक्वल्स टू B1 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग के लिए, वो परपेंडिकुलर के लिए। इसकी ना मैं तुम्हें पहचान बता देती हूँ, बल्कि इसको ना भी तुम लिखो मत, तुम फिर ना कंफ्यूज ना हो जाना, तुम्हारे सिलेबस में दे नहीं रखा है, ये रहने दो, इसको लिखो मत। मैं तुम्हें इसकी पहचान बता देती हूँ, लाइंस परपेंडिकुलर है नहीं। लाइंस परपेंडिकुलर की ये पहचान होती है, जो आपके पास पहली इक्वेशन में A1x और B1y है ना, अगले वाली उसमें इक्वेशन में ये B1 जो है वो यहां होगा x के साथ, A1 जो है वो यहां होगा y के साथ, और इसमें बीच का साइन होगा चेंज। ये परपेंडिकुलर लाइंस की पहचान है। ठीक है, और यहां पर C1 और यहां पर C2 एज इट इज। ये पहचान है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। C1 C2 कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट इसमें कंडीशन दी होती है कोई ना कोई। बट पहचान क्या है ये बता रही हूं मैं, जहां पर जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे किसका होगा? y का। जो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो किसका होगा? x का। और तीसरी कंडीशन क्या बताई मैंने, कि जो बीच में साइन है वो चेंज होगा। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। बस ये पहचान है परपेंडिकुलर लाइंस की। और वो परपेंडिकुलर लाइंस आपसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या टाइप ऑफ लाइंस, और या फिर सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। समझ गए? इससे रिलेटेड क्वेश्चन का है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है, मैं बताऊंगी क्वेश्चन जब आएगा तब बताएंगे। अभी आपने जो टॉपिक समझा है ना, जस्ट उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन देख लेंगे। तो इसमें आपने सबसे पहले सेकंड एक्सरसाइज निकालनी है, नॉट फर्स्ट। फर्स्ट आपकी ग्राफिकल मेथड पर है। फर्स्ट इक्वेशन जो है आपकी वो ग्राफिकल मेथड पर, सेकंड में भी सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफिकल है
क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है वो ये भी ग्राफिकली दे रखे हैं, ग्राफिकली नहीं करना। 3.2 वाला भी ग्राफिकल है, वो भी नहीं कर रहा हूं। पहले इसकी निकालो, चेक करने का है इसमें। लास्ट एक्सरसाइज होगी इसकी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो उसके बस में नहीं है। ये कंडीशन फॉर दिस कंसिस्टेंसी पेज, ये एक्सरसाइज आपकी है। एग्जाम्पल बताऊंगी ना मैं, पहले मैं एग्जाम्पल्स बताऊंगी। आप निकाल लो पेज 3.47 और रजिस्टर ओपन कर लो अपना। पेज 3.47 एग्जाम्पल 1 से। शुभम जरा पढ़ो, बुक है, निकालो फटाफट से जरा पेज। आपको इन सब में ना कंडीशन चेक करके जस्ट ये बताना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है, इसमें मतलब इसके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, ठीक है। पढ़ो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जरा क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, Each of the following system of equation determine whether the system has a unique solution, no solution, or infinitely many solutions. फर्स्ट पार्ट में इक्वेशंस बोलो। 5x plus 2y is equal to 16. राइट। 7x minus 4y is equal to 2. अब तुम कहोगे मैम इसमें तो इक्वल के बाद जीरो दे ही नहीं रखा है ना, तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो इधर ले जाकर के। आप इसको क्या लिख सकते हो, 5x 2y माइनस के 16 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। हाँ वही आएगा, बट करना चाहिए फिर ना, हमें एक ही सिस्टम याद रहता है, ठीक है। फिर यहां से 7x माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पुलकित A1 B1 और C1 बता दे। और ठीक है, शुभम A2 B2 और C2 बता दो। 2 कहां से आ गया, 4 minus A2 क्या होगा, A2 क्या होगा, 2 कैसे होएगा, 2 तो कांस्टेंट टर्म है। फॉर्मूला नोटबुक निकालो अभी। A2 क्या बताया था मैंने, x का जो कोएफिशिएंट है ये होता है ना A1x B1 C1, फिर ये A2 B2 C2 नहीं होता है। A2 क्या होगा, A2 माइनस 4 कैसे होगा, कहां ध्यान है। मैंने इक्वेशन में क्या लिखवाया है, ये इक्वेशन कौन सी है, ये A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 है। नीचे इक्वेशन तुम्हारे पास A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 है। तो A2 क्या हुआ, तो फिर तुम कभी -2 बोल रहे हो, कभी -4 बोल रहे हो, इसका मतलब समझ नहीं आया। और आप कह रहे हो मुझे समझ आ गया, बताओ ऊपर से कौन सा वाला और कौन सा ऊपर, plus 2. वो तो इक्वेशन से हमारा A1 B1 और C1 आएगा ना। पहली इक्वेशन से A1 B1 और C1 आएंगे, दूसरी इक्वेशन से A2 B2 और C2 आएगा। बताओ A2 क्या है, 7 B2 minus आप समझ आ गया, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब हमें क्या निकालना है, A1 अपॉन A2 निकालना है। रितेश A1 अपॉन A2 बताओ। A1 upon A2 5.7. 5 अपॉन 7, इसके नीचे लिखना है अब B1 अपॉन B2। ओम 2 by minus 2. 2 बाय माइनस 4, 2 से कटिंग हो जाएगी, माइनस के 1 बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। खुशी C1 अपॉन C2 बताओ। -2, कटिंग करेंगे तो कितना आएगा, माइनस minus 8 आएगा, -2 के साथ C/2. ये माइनस है, तो प्लस का 8 आएगा, प्लस का 8 आएगा ना, करेक्ट है, यहां तक समझ आ गया। अब आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है। टेबल निकाल लो और टेबल के अकॉर्डिंग देखो आपके पास ये तीनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं।
यानी A1 अपॉन A2 क्या B1 अपॉन B2 के इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहा, तो क्या लिखूंगी मैं? नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो अब मुझे C1 वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। वो कब लिखेंगे? अगर ये दोनों इक्वल आ रहे होंगे तो। ये इक्वल नहीं आ रहे तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ये किसकी कंडीशन थी? कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो कितने सॉल्यूशंस? इक्वल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशंस? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन है तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। समझ आ गया? सेकंड पार्ट बोलो जरा। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन तो फाइंड भी करना है, चलो फाइंड भी करते हैं। अब फाइंड करने के जो तरीके हैं ना वो हम सीखेंगे बाद में, तो इसलिए मैं आज के टॉपिक में नहीं बताऊंगी कि किस तरह से यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। आज जो मैं बता रही हूँ पहले सिर्फ तुम्हें चेक करना बता रही हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको। सॉल्यूशन के 3 तरीके हैं आपके सिलेबस में, 3 मेथड है। एक है एलिमिनेशन मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड। एक और मेथड होता था पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस नाउ। एंड एक और होता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम सिर्फ कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे? ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे और एलिमिनेशन पढ़ेंगे। एंड दूसरी बात, विद इन 1 और 2 डेज सबके पास ग्राफ नोटबुक होनी चाहिए। मार्केट से पहले ही मोटे वाली ग्राफ नोटबुक ले लेना, क्योंकि जिस दिन मैं ग्राफिकल मेथड कराऊंगी पूरी एक्सरसाइज वो उसी नोटबुक में होगी। ये नहीं कि ग्राफ पेपर फाड़ फाड़ के अपने रजिस्टर में चिपका रहे हो, वो काम नहीं करना। तो पहले से ही ग्राफ नोटबुक ले लेना। आज मैसेज चला जाएगा, कल परसों तक सबके बैग में ग्राफ नोटबुक, क्लिक पेंसिल, इरेजर, स्केल होना चाहिए, राइट। सेकंड पार्ट देखो इसका आप जरा। सेकंड पार्ट, 3x minus 5y is equals to 20, 6x minus 10y is equals to 40। हाँ जी पुलकित बताओ, इनको पहले क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे यहीं से बता दो बस मुझे। A1 B1 C1 क्या होगा? A1 3 होगा, C1 क्या होगा? -20 लिखना है। वेरी गुड। कोई भी बच्चा राइट हैंड साइड पे अगर कोफिशिएंट है उसको एज इट इज मत लिखना। हाँ, वो माइनस का फर्क पड़ जाए, क्योंकि जनरली एग्जाम में वो पता क्या करते हैं, एक कांस्टेंट को तो इक्वल के बाहर दे देते हैं, एक को अंदर दे देते हैं, और बच्चे भूल जाते हैं कहाँ माइनस लेना है कहाँ प्लस लेना है। तो एक ही पैटर्न याद रखो कि लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद ही C1 लोगे, ठीक है। फिर A2 B2 और C2 बता दो। 6 minus 10 minus 6 minus 10 और 40। -40 क्यों? हाँ -40 लेफ्ट में जाएगा, मैं ही भूल गई अभी, देखा ऐसे होता है, पेपर में भी ऐसे होता है, टेस्ट में भी ऐसे होता है। अब क्या करेंगे? और क्या निकालेंगे? तीनों निकालेंगे। चलो बोलो रितेश। A1 upon A2 3/6। आगे बोलो कितना आएगा इसको कटिंग करके? 3 और 6 कट रहे हैं ना दोनों। हाँ 2 आएगा 1/2। 1/2 आएगा। हाँ तो फिर ध्यान से बोल, B1 upon B2 कितना आएगा? -5 upon -10। इसको भी कटिंग करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। 1/2। माइनस से माइनस कट गया और 5 से कट गए दोनों, है ना। C1 upon C2 कितना आएगा? -20 upon -40। इसको भी कटिंग करके कितना आएगा? -20 नहीं -1/20। माइनस से तो माइनस कट गया, हाँ जी। और 1/20। 1/20 या 1/2? 1। 0 से 0 भी कट जाएगा, और 2 के टेबल में 4 आता है। ध्यान से कर काम को, ठीक है। 10th में है, अब मैं बार बार बोल रही हूँ, CBSE बोर्ड कभी प्रमोट नहीं करेगा, पहली बता रही हूँ मैं। अगर 2 या 3 नंबर इसका डिफरेंस आ गया ना तो फिर पेपर दोबारा ही देना पड़ेगा। उस चीज से बच लो, मेहनत कर लो, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, पढ़ने सीखने के लिए पढ़ना है, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, सीखने के लिए पढ़ना है। मैं आना चाहिए सब कुछ, राइट। चलिए चेकिंग, हाँ कंप्यूटराइज्ड होगी इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने सिर्फ उसकी की है 12th की, इस बार वो 10th की भी करेंगे। तो इसलिए कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए आपके सॉल्यूशन में, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन साफ सुथरा काम करना है, नो कंफ्यूजन एट ऑल, ठीक है। चलिए जी, अब बताओ उसमें कौन सी कंडीशन लग रही है ना। तुम नहीं बोलोगे, पुलकित बोलेगा।
कौन सी कंडीशन लग रही है अब? और भी A1 इक्वल या A1 अपॉन A2 इक्वल? B2 A1 upon B2 C1 upon C2 C1 अपॉन C2। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? लाइंस कैसी है? कंडीशन किसकी है ये? चेक कर लो फॉर्मूला नोटबुक, देखो रटना नहीं है, अभी देख करके करो। फॉर्मूला नोटबुक तुमने लिखी रखी है, बताओ फटाफट से किसकी कंडीशन दी है। जिसको याद नहीं हुआ है वो देख के बताओ, सिंपल सी बात है। पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस है तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो सिस्टम कैसा होगा? सिस्टम इज, बंद मत कर, एक पार्ट और करा रही हूं मैं, कंसिस्टेंट। बात समझ आ गई? ठीक है, लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, एक्स। अब सुनो, अब देखो पेपर में क्या होता है, मैं ये थोड़ा सा ना ट्रिकी कर रही हूं मैं। क्वेश्चन कुछ आया इस तरह से, -3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2। शुभम अब बता इसमें मेरे को A1, B1 और C1 क्या है, और A2, B2 और C2 क्या है? सारा क्वेश्चन बता। 1 A1 1 है, कैसे पता चला A1 1 है? x क्योंकि x का कोफिशिएंट, इन्होंने x वाली टर्म को चेंज कर दिया। x वाली टर्म को कहां लिख दिया? यहां लिख दिया, सेकंड पोजीशन पे। अब बच्चे नहीं देखते ही है, बच्चे क्या करते हैं, यहां से पढ़ते हैं। A1 को क्या लिखते हैं? -3। B1 को क्या लिखते हैं? 1। रितेश यही आया था ना दिमाग में, आया था ना? हाँ, तो ध्यान रखना ये चीज, जो x का कोफिशिएंट है वही a होगा। चाहे अगर x वाली टर्म बाद में भी लिख दी तो वो देख करके लिखना है सबने, ये चीज ध्यान रख लेना, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो। B1 कितना हुआ इसमें शुभम? और C1 कितना हुआ? -3। ठीक है, इस 3 को इधर लेकर के जाएंगे जब। ओके, A2 बताओ। B2 और C2 बिल्कुल सही। अब इसमें भी आपने A1 अपॉन A2 निकालना है, B1 अपॉन B2 निकालना है और C1 अपॉन C2 निकालना है। बोल रितेश। 1/3 1/3 -3 कितना आ जाएगा ये भी? -1/3 अच्छा, माइनस, नहीं -1 ध्यान से कर काम। 1/3 1/3 C1 अपॉन C2 कितना आ जाएगा? -3/-4 माइनस से माइनस कट जाएगा, कट देगा कितना आ जाएगा? 3/4 अब कंडीशन कौन सी लग रही है यहाँ पे? वो रहता है तो अरे तो यहीं से देख के बतानी है, किस किस की वैल्यू इक्वल आ रही है, किसकी नहीं आ रही। हम ए और बी की आ रही है हाँ तो लिख, फिर बोल क्या लिखेंगे? लाइन तक इंटरसेक्ट लाइन, नहीं अरे कंडीशन लिखनी है बेटा पहले। ठीक। अब 1/, ऐसे 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 कंडीशन क्या लिखूं? ठीक है, इजिकल टू B1/B2 हाँ, और बस। और ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। तो क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल लिखेंगे। हाँ जी, तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? समझ नहीं आया क्या? नहीं आ नहीं आया? आया, आया तो फिर नहीं आया क्यों बोल रहा है? बोल आया है? वो बोलना नहीं आ रहा था। तो बोलना, अरे पढ़ना नहीं आ रहा कि बोलना नहीं आ रहा? नॉट इक्वल टू बोलना नहीं आता, बोलने लग रहा था, वो जीप पे लग देता है। अच्छा, वो अभी ब्रेसेस परेशान कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, चलो डॉक्टर से मिल के आएंगे, कोई बात नहीं। अब बताओ कंडीशन क्या आएगी? कैसी लाइंस हो गई? कौन सी लाइंस की कंडीशन है ये? फटाफट से देख के बताओ जल्दी। लाइंस, टाइप ऑफ लाइंस पूछ रही हूँ। सॉल्यूशन कितने? लाइन दर पैरेलल, यस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन। और सिस्टम इज, इन किसी ने नहीं लिखा, सबने बैक पैक कर लिया। लिख दिया, लिख के गए। चलिए, अच्छा अब एक सेकंड रुक जाना।